हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है, और 2 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स हो गया, 8 मार्क्स हो गया। तो 8 मार्क्स का बात है। अगले 10 से 15 मिनट यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपका यदि डाइजेस्टिव सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका कवर हो जाए, वहां से बाहर नहीं जाए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं आपको ओवर आइडिया देने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 5 पार्ट्स में, जो पेड क्लासेस हैं वहीं उसी कंटेंट को मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि हमने पेड क्लासेस में पढ़ा रखा है। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच है, उसमें पेड क्लासेस चलती हैं। वहां पे मैंने पेड क्लासेस में 5 लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म किया है। उस सारे कंटेंट को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है जी, यदि आप उस तरीके से खुद भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बताया कि पाचन तंत्र, देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, मतलब ये पढ़ाया हुआ कंटेंट है। मैंने इसी कंटेंट को पढ़ाया है, तो आपको घबराना नहीं है, देखना है। सबसे पहले क्या होता है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। पाचन है क्या, तो कोई भी नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंस, कोई भी अपराशरणीय पदार्थ को हम लोग किसमें बदलते हैं, पराशरणीय यानी डिफ्यूजेबल सब्सटेंस में बदलते हैं। तो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्बेबल नहीं है, उसका अवशोषण नहीं हो सकता है, लेकिन उसको अवशोषित फॉर्म में लाते हैं। जैसे कि अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं? नहीं जी, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है स्टार्च। स्टार्च पाया जाता है रोटी में, तो स्टार्च पे क्या सबसे पहले डाइजेस्ट करते करते उसको माल्टोज बनाते हैं, जिसपे कि सेलेवरी एमाइलेज एक्ट करता है। माल्टोज पर माल्टेज एक्ट करता है, देन वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। तो वो जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज अब एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो एक तरीके से स्टार्च से ग्लूकोज बनाए, तो इसी को तो डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन प्रक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। प्लस पाचन प्रक्रिया जो हमारा पूरा आहार नाल से लेकर चलता है। सबसे पहला हमारा क्या है, माउथ है। उसके बाद क्या है हमारा, ईसोफेगस है। उसे नहीं, माउथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फेरिंग्स है। उसके बाद ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद क्या है जी, ईसोफेगस के बाद स्टोमक है। स्टोमक के बाद क्या है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद एनस है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, वो हमने बता दिया था, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है जी, इस तरीके से हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा है। फिर हमारा जो पाथवे होता है, वो पाथवे को देखना था। पाथवे से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आप पाथवे को ध्यान से देख लीजिएंगे। जैसे कि पहले माउथ होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, उसके बाद ईसोफेगस होता है, उसके बाद स्टोमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम के द्वारा, रेक्टम में जाता है, उसके बाद एनस के द्वारा फूड एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर, ये प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग खाना क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रोपल्सन होता है, डाइजेशन होता है एक तरीके से। फिर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। प्लस आहार नाल में जो मुख गुहा में होता है वो क्या क्या होता है, मुख गुहा से ही पाचन का शुरुआत होता है। तो मुख गुहा में हमारा दांत होता है, दांत के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। जीभ होता है, तो डेंटिशन के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे कि अस्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। बचपन में जो दांत होता है वो अस्थायी दांत कहलाता है, उसमें 20 दांत की संख्या होती है। 4 प्रकार होता है, वो चारों प्रकार देखेंगे, जैसे कि इंसीजर है, फिर कैनाइन है, उसके कैनाइन दांत का प्रकार है। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला के हिसाब से डेंटल फॉर्मूला है, ये डायग्राम की मदद से हम लोगों ने डेंटिशन अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो ये देखिए एडल्ट में, चाइल्ड में, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 21-23/2123, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 होता है। ठीक है जी, फिर कुछ स्तनधारियों में जैसे कि मनुष्य, और याद रखिएगा बच्चा और वयस्क का डेंटल फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, 2102 यह किसका होता है, बच्चा का, और जो एडल्ट का होता है वो 21-23/2123 होता है। चीजें उन्हीं को समझ में आ रही होगी, या तो आप पहले तो थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे, या तो आप हमारे पेड क्लासेस के बच्चे हैं। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, फिर दांत का प्रकार है। प्रीमोलर के बारे में हम लोग पढ़े, प्रीमोलर का काम क्या है, कितने संख्या होते हैं, मोलर का संख्या कितना होता है, इसका काम क्या है। प्लस हमारे दांत का प्रकृति क्या है, डायफायोडोंट, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, ये सब समझना है क्या होता है। फिर ये हमारा लेक्चर 1 खत्म हुआ। फिर हमारा
लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़े हैं, फेरिंग्स के बारे में पढ़े हैं डिटेल में कि 12 से 14 सेंटीमीटर की एक शंकुनुमा भाग है जिसमें कि 3 पार्ट्स होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है, लैरिंजोफेरिंग्स होता है। यदि नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली यानी नासा गुहा के पीछे साइड में जो प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स होता है। फिर ओरल कैविटी यानी मुंह के पीछे जो प्रेजेंट होता है वो माउथ कैविटी ओरोफेरिंग्स हो गया। और फिर लैरिंग्स के पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट होता है लैरिंजोफेरिंग्स हो गया। ठीक है जी, उसके बारे में हम लोग फिर यहाँ पे फिर से देखेंगे क्या है नहीं है। फिर हम लोग ग्रास नली यानी ईसोफेगस के बारे में डिटेल से बात करेंगे, मतलब हर चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। 20 से 25 सेंटीमीटर पेशीय नलिका युक्त संरचना है। इसमें क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं, उसका क्या काम है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, फूड जो हमारा मुंह से पेट की अर्थ तक जाता है, स्टमक तक जाता है, वो किस मूवमेंट के थ्रू जाता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। क्लियर। उसके बाद अमाशय का कौन सा पार्ट, क्या अमाशय के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अमाशय 4 पार्ट्स का होता है, कौन कौन सा होता है। जैसे चारों पार्ट हमने बता दिया, कार्डियक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है, बॉडी होता है, फिर पाइलोरस पार्ट होता है। यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर लगा होता है, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है, इसोफेगस कहाँ ओपन होता है, इस तरीके से लेसर कर्वेचर क्या है, ग्रेटर कर्वेचर क्या है, कंप्लीट बता रखा है डिटेल में। तो यहाँ पे उसका काम क्या है, स्टमक में चर्निंग होता है, प्लस कितने घंटे के कहते हैं जो जंतु सम होते हैं, जैसे कि जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, उसमें जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में बटा होता है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, वो भी हमने बताया कौन कौन सा स्टमक होता है। पहला स्टमक रूमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, तीसरा ओमैसम होता है, चौथा एबोमैसम होता है। हम चीज़ें याद करवा दिए हम सभी बच्चों को, तो आप भी याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़िए, बेटर रहेगा। फिर जो सेलुलोज का डाइजेशन किस में होता है जी, जंतु संपा जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं उसी में होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। फिर छोटी आंत के बारे में डिटेल में हम लोग बात किए हुए हैं कि लगभग 2 फीट से 6 फीट की भाग होता है। आहार नाल का लगभग 2 फीट से 6 फीट लंबा क्या होता है, छोटी आंत ही होता है। ये 3 पार्ट्स का होता है, डुओडेनम, जेजुनम, क्या होता है डुओडेनम, ध्यान से देखिएगा डुओडेनम। फिर क्या होता है जेजुनम, उसके बाद क्या होता है इलियम होता है। फिर बाइल पेनकेटिक डक्ट कहाँ खुलता है। फिर हम लोग पूरा डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोविलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो क्योंकि माइक्रोविलाई के थ्रू ही क्या होता है अवशोषण हो पाता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग बड़ी आंत के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े। फिर एक तरीके से सारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा जब खत्म हो गया, पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट किए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 2 लेक्चर में हम लोग वहां तक पढ़ लिए। अब हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो ये डायग्राम की मदद से देख ले, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, फिर पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है पाचक ग्रंथियां हैं। जैसे कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, इसका काम क्या है, किस पीएच पे काम करता है, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये टोटल 6 होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इस डायग्राम की मदद से बताया थे। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, तीनों के डक्ट के नाम भी ध्यान रखने हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है, इसका पोजीशन क्या है, कौन से डक्ट होते हैं, प्लस इसका कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर जठर ग्रंथियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लैंड होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं, फिर फंडिक ग्लैंड होते हैं। ठीक है जी, उसमें हर में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पेप्टिक कोशिका, जिसको जाइमोजेन कहते हैं, जो कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन स्रावित करता है। ये सब चीज़ें एकदम ध्यान रहना चाहिए आपको। फिर ऑक्जेंटिक सेल होता है, फिर गॉबलेट और म्यूकस सेल होता है, ऑर्जेंटेफिन सेल होता है। ये सभी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि HCl का स्रावन कौन करता है, ऑक्जेंटिक सेल करता है। म्यूकस का स्रावन कौन करता है, तो गॉबलेट और म्यूकस नेक सेल करता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। फिर यकृत के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ रहे हैं कि जो पित्त का निर्माण होता है, पित्त रस संग्रहित होता है किसमें, पित्ताशय में, किसमें, पित्ताशय में। लेकिन जो पित्त बनता है, बाइल बनता है, स्रावित होता है, वो कहाँ होता है, यकृत में। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा डक्ट, जो सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये होता है डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। इस तरीके से किस तरीके से डक्ट वगैरह का काम आता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हमने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर आपको ये सब पढ़ना है। फिर पित्त के बारे में टोटल पढ़ेंगे। फिर पित्त का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, ये लीवर का काम है, लीवर का काम क्या है वो ध्यान रखना है। फिर अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। इसका अंतःस्रावी भाग 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अंतःस्रावी भाग को आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंग्स कहते हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, फिर
अल्फा को डेल्टा कोशिका और पी कोशिका, है ना। तो अल्फा से कोशिका क्या सिक्रीट करता है, उसका काम क्या है, जैसे अल्फा कोशिका क्या है, ग्लूकागोन सिक्रीट करता है। ग्लूकागोन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना होता है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, उसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना होता है। इसी तरीके से डायग्राम से देख लिए कि जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज, वो उसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे खुलता है, वो डुओडेनम में खुलता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू खुलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, डरना नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारा हेल्प ले लीजिए, समझ में आ रही है तो आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा तीसरा लेक्चर खत्म हुआ। अब चौथे लेक्चर में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़े हैं कि डाइजेशन आखिर होता कैसे है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग बात किए हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, देखिए भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, सबसे मुख्य गुहा में पाचन क्या क्या होता है ना, मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो मुख गुहा में पाचन का कौन कौन सा भाग होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन मुख गुहा में हो जाता है, लगभग 30% स्टार्च सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से एंजाइम है जो कि एक्ट करते हैं जैसे कि पाचन होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जठर ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जो कि हेल्प करते हैं। फिर हमारा क्या है, छोटी आंत में डाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो चीज़ें देखनी है। फिर हमारा छोटी आंत के बाद आप देख लीजिए, छोटी आंत में मेनली मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है हमारा फूड ना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है जी। फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा किस में चल जाता है, देखिए पार्ट 4 तक यहाँ हुआ। पार्ट 5 लास्ट 5 हुआ कि जो पचे हुए भोजन का अवशोषण। अब पचा भोजन तो छोटी आंत तक में पच गया कंप्लीट, ठीक है। अब अवशोषण के बाद आता है, उसका अवशोषण कैसे होगा, स्वांगीकरण कैसे होगा। तो अवशोषण भी मैक्सिमम किस में होता है, छोटी आंत में ही होता है। बस पानी का अवशोषण, जल का अवशोषण कहाँ होता है, मैक्सिमम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, जल का अवशोषण करना, ठीक है जी। अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है, तो स्टोमक में, अमाशय में ही। इसीलिए दारू पीने के बाद तुरंत से नशा आ जाता है, क्योंकि स्टोमक में ही उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर। चलिए, लिम्फ कैपिलरीज का काम क्या होता है, वसा के अवशोषण के लिए हेल्प करता है। ब्लड कैपिलरी जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, फिर एमिनो एसिड हो गया, वो सब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। फिर अनावश्यक भोजन का बहिष्करण करते हैं, इजेशन करते हैं। वो फिसिस कैसे बनता है, कहाँ स्टोर होता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है, मलाशय में स्टोर होता है, एनएच के द्वारा बाहर निकलता है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, टोटली हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ओवरऑल आइडिया लग गया कि क्या होता है। फिर प्लस है कि जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, वो कुछ 3 प्रकार से होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। एक्टिव के थ्रू कौन सा होता है, पैसिव के थ्रू कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड के थ्रू कौन सा होता है। इस तरीके से आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर चीज़ हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद आपको MCQ करा दिया जाता है, ठीक है जी। तो आपको मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, बेस्ट वे है। यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाता है। यदि चीज़ें ठीक ठाक लगी तो आप हमारे साथ यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हम लोगों ने मिलकर एक बैच लॉन्च किया जिसमें कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 को टारगेट कर रहे हैं। इस बैच को ही फोकस किया जा रहा है। इस एग्जाम को फोकस करते हुए रिकॉर्ड वहाँ पे मिलते क्या क्या है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे बायोलॉजी के, साथ ही साथ पूरा चैप्टर वाइज, जैसे थ्योरेटिकली हमने दिखा दिया 5 लेक्चर में। उसके बाद इसके MCQ आपको PDF मिल जाएगा, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सारे MCQ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको कहीं डाउट होता है तो बन सकता है। प्लस संडे मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, इसमें लूँगा। तो आप संडे आप अपना जो भी डाउट है पूछ लीजिए। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लगभग मार्च तक में, उसके बाद लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा आपसे पूरा सिलेबस रिवाइज भी कराया जाएगा, ठीक है जी। फिर ई बुक PDF नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और ई बुक PDF नोट्स हमारा चारों सब्जेक्ट्स का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का है। मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी होता है, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस भी करवाते हैं हम लोग। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है, ठीक है। तो आपको इतना ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि यदि आपको डी फार्मा में सिलेक्शन चाहिए, अगर हमारा हेल्प चाहिए, तो आप हमारे साथ इस फीचर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके फोन में जाइए, प्ले स्टोर ऐप, प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उदित फार्मेसी। क्या सर्च करना है, उदित फार्मेसी। हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, email ID डालना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाइए।
स्टोर वाले सेक्शन में हमारा एक बैच है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस बैच को एनरोल, इसी बैच में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है जी। इस बैच में हर चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको फ्री डेमो लेक्चर्स भी यहाँ अवेलेबल है, तो आप फ्री वीडियो भी पहले देख लीजिए, आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि क्या चीज़ें ठीक ठाक हैं। अगर ठीक लगती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस काफ़ी कम है, 499 रुपीज़ में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और यदि फॉर्म आ जाता है उसके बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और 3 काम करना ना भूलें, आपको बैच ज्वाइन करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन चाहिए तो उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और देन यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पर आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।